हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू सीरीज। अगर आपको एक पावरफुल हीरो और उसकी जबरदस्त फाइट देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी कहानी का हीरो जियाओ युन असल में उसे एक सिस्टम उठाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आती है, क्योंकि ये वर्ल्ड खतरे में था। यहाँ आने के बाद हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो उस सेक्ट का जीनियस बन जाता है। वहाँ के एंसेस्टर उसे अपना डिसाइबल बनाने के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं, पर वो वहाँ के एक ऐसे मास्टर को चूज करता है जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास जो काफी पावरफुल मंत्र था वो हमारे हीरो को चाहिए था। इसलिए वो अपने सन ऑफ गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी को त्यागते हुए उस एल्डर को चूज करता है ताकि वो वर्ल्ड को बचा सके। जीनियस होने के बावजूद भी सभी एल्डर्स उसे बुली करते हैं। अब देखना ये है कि क्या हमारा हीरो ऐसे माहौल में सरवाइव करते हुए इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बचा पाता है, या फिर अपने मास्टर की तरह वो भी एक यूजलेस कल्टीवेटर बन के रह जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केओस होली लैंड के एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लीड जियाओ युन फाइट कर रहा था शे योलोंग के साथ। वो तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए काफी पावरफुल फीस्ट उस पे मार रहा था, पर योलोंग काफी आराम से उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, ब्रदर शाओ, मानता हूँ कि आपके पास काफी अमेजिंग स्किल्स हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके पास एक ऑर्डिनरी बॉडी है। एक मॉडल बॉडी को आखिर कोई कैसे लाइटनिंग बॉडी के साथ कंपेयर कर सकता है? दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपनी लाइटनिंग बॉडी की लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए काफी तेज तेज चक्कर काटने लगता है। जियाओ युन, जो कि उसके ऊपर एक पंच बरसाने वाला था, वो उसकी इतनी स्पीड देखने के बाद थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। पहले तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसके बाद वो उसकी लाइटनिंग बॉडी की पावर को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा था, योलोंग ब्रदर, बेशक आप अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी पावर की हेल्प से आपकी स्पीड को बीट कर सकता हूँ। योलोंग को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जियाओ युन एक जोरदार पंच के साथ उसे ब्लॉक करते हुए उठाकर दूर फेंक चुका था। जियाओ युन का ये पंच काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिससे ये बंदा कुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरता है। उसे चारों खाने चित करने के बाद जियाओ युन कह रहा था कि तुमने अपने घमंड की कीमत चुकाई है, इतना भी एरोगेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। योलोंग तो गुस्से में उठते हुए कह रहा था कि एक मॉडल बॉडी होने के बावजूद भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। जियाओ युन उसकी ये बात सुनने के बाद अपनी गर्दन निराशा में हिलाते हुए कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो, लगता है अब तुम्हें थोड़े अच्छे तरीके से सबक सिखाने की जरूरत है। इसके बाद वो अपने पास मौजूद सिस्टम से कहता है कि मुझे मेरे स्किल्स और पावर्स प्रोवाइड करो, मुझे कामिकेज स्टॉर्म अटैक करना है। ये सुनकर सिस्टम रिप्लाई करती है कि होस्ट की विश को ग्रांट कर लिया गया है और उसे कामिकेज पावर दी गई है। जियाओ युन उस पावर का यूज करते हुए काफी पावरफुल स्टॉर्म अटैक करते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हें ये बात अच्छे से सिखा दूंगा कि एक मॉडल बॉडी से हारने के बाद कैसा लगता है, ताकि आज के बाद किसी मॉडल बॉडी की इंसल्ट ना कर पाओ। जियाओ युन का अटैक था तो काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन योलोंग अपनी थंडर बॉडी का यूज करते हुए उसके अटैक से पीछे हट चुका था, वो भी ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी कर लो, डिवाइन बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। जियाओ युन इसकी ये बात सुनने के बाद गुस्से से कामी के स्टेप अटैक करता है, जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। योलोंग भी अपने एक्सट्रीम थंडर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, कहानी चलती है 3 महीने पीछे, ताकि हमें पता लग सके कि इन दोनों के बीच में फाइट आखिर हो क्यों रही है। 3 महीने पहले जियाओ युन को सिस्टम उठा के लाई होती है अर्थ से केओस होली लैंड के टेम्पल में, जहां सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करी थी क्योंकि उसने अपना पहला दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया था, जिसके बदले सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पे हमारे जियाओ युन को काफी सारी स्किल्स प्रोवाइड करने वाली थी, वो भी उसके सहूलियत के हिसाब से। जियाओ युन भी वहां आने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पहुँच ही गया। दूसरी तरफ हमें केओस होली सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर्स एंट्रेंस टेस्ट होल्ड करने वाले थे, जहां काफी सारे कैंडिडेट्स आए थे। चीफ एल्डर मिस्टर जांग उन सभी के सामने आते हुए कह रहे थे कि मैं यहाँ का चीफ एल्डर हूँ और आज के इस एग्जाम को मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। मिस्टर जांग 2 और एल्डर्स के साथ वहाँ आए थे, लेकिन यहाँ सारे ऑर्डर्स मिस्टर जांग के होते हैं। वो उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कह रहे थे कि आज यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ एक ही लेवल है,
जो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इस एक लेवल को क्रॉस कर लें तो वो इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। पर ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं है। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर केओस बेल रिंग को लेकर आते हैं। पहले तो वो अपनी पाव की हेल्प से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे और उसके बाद वो केओस जाइंट बेल वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो एल्डर कहते हैं कि जो भी इस बेल को एक बार बजाने पर 9 बार रिंग करेगा वो यहाँ का इनर डिसाइबल बन जाएगा। मिस्टर ज़ांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी बच्चों को वो बेल रिंग करके भी दिखाते हैं। उस हेवनली केओस होली लैंड के इस मैजिकल रिंग को देखने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि ये तो वही लेजेंडरी एम्परर्स का मैजिक वेपन है ना। वो सभी उस मैजिक वेपन को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे कि तभी सीए नाम का एक स्टूडेंट फटाफट से वहाँ पहुँच जाता है बेल को रिंग करने के लिए। उसका ये कॉन्फिडेंस देखने के बाद तो मिस्टर ज़ांग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। वो कहते हैं कि लगता है ये लड़का उस बेल को आराम से रिंग कर लेगा। चलो गेस करते हैं कि ये कितनी बार बजाता है। बाकी दोनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए थे, पर उनके अरमानों पर तो तब पानी फिर जाता है जब ये शिए एक जोरदार पंच मारने के बाद भी कोई साउंड नहीं लेकर आ पाया था। ये देखने के बाद वो खुद भी काफी कंफ्यूज होते हुए लात, घूसे, चप्पल सारी चीजें बरसाते हुए उस बेल को रिंग करने की जद्दोजहद में लग जाता है। वो तो अपने पास मौजूद एक डंडे का भी यूज कर रहा था, पर वो डंडा ही टूट जाता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो बेल को एक बार भी रिंग नहीं कर पाया था। इसलिए तो वो मिस्टर ज़ांग की तरफ देखते हुए काफी कॉन्फिडेंट होकर कह रहा था कि मिस्टर ज़ांग, मुझे लगता है कि आपका ये बेल ब्रेक हो चुका है। मिस्टर ज़ांग तो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ से नीचे उतार देते हैं कि नीचे जाकर आराम से पॉपकॉर्न एंजॉय करो। ये देखने के बाद तो बच्चे और ज्यादा नर्वस और डर जाते हैं। इसके बाद तो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का नंबर लगता है और वो अलग अलग मेथड का यूज करते हुए उस बेल को रिंग करने की काफी कोशिश कर रहे थे। कुछ तो उस पे मुक्के बरसाते हैं, कुछ अपने सर से अटैक कर रहे थे, पर उन सभी की ये सारी परफॉर्मेंस बेकार जाती है। ये देखने के बाद तो मिस्टर ज़ांग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कह रहे थे कि एक भी ढंग का कैंडिडेट नहीं निकला। लगता है इस साल भी हमें कोई पावरफुल स्टूडेंट नहीं मिलने वाला। उनके ऐसा बोलते ही एक स्टूडेंट ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस बेल को एक बार रिंग कर दिया था। एल्डर्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये बेल को और ज्यादा रिंग करेगा, पर वो तो एक बार ही रिंग करने के बाद काफी चौंक के खड़ा हो गया था। उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि आज से तुम हमारे आउटर डिसाइबल हो। ये स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा चौंकते हुए कह रहा था कि मिस्टर ज़ांग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक एल्डर होकर मेरे एक बार बेल को बजाने के बाद मुझे आउटर डिसाइबल कैसे बना सकते हैं? सारे स्टूडेंट तो इसे बजा भी नहीं पा रहे थे। एटलीस्ट मैंने एक बार बेल को रिंग तो किया। आखिर आप क्या चाहते थे कि इस बेल को एक बार हिट करने पर कितनी बार रिंग होना चाहिए था? मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि अब तक इस बेल को बजाने की हाईएस्ट रेटिंग है कि एक बार में 9 रिंग्स हुई हैं। ये सुनकर वो स्टूडेंट शॉक हो जाता है और वहीं मिस्टर ज़ांग अपनी पावर से उसे भी बाहर भेज देते हैं। सभी स्टूडेंट्स के अपना अपना राउंड क्लियर करने के बाद वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो ज़ियायुन की। उसे वहाँ देखने के बाद बच्चे कह रहे थे कि एक और बंदा आ गया एल्डर को चैलेंज करने। देखते हैं अब इसका क्या हाल होता है। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि ये भी हार जाएगा। दूसरी तरफ ज़ियायुन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो अपनी मोशन आई का यूज करते हुए उन सभी को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देता है। सभी डिसाइपल्स के साथ साथ सभी एल्डर भी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं और इसके बाद ज़ियायुन सिस्टम की हेल्प से अपने एक्सट्रीम वुकोंग रियाल्म पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी बॉडी आसपास की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसका ये पावर देखने के बाद एल्डर कह रहे थे कि पावर तो है इस लड़के में, अब देखना ये है कि ये इस बेल को कितनी बार बजाता है। एल्डर्स आपस में बात कर रहे थे कि अब तक 1000 बच्चे इस टेस्ट को दे चुके हैं, लेकिन ये बंदा उन सभी में सबसे अलग नजर आ रहा है। मिस्टर ज़ांग अब तक काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे, इसलिए उनकी तो कोई होप नहीं थी। पर जैसे ही वो हमारे ज़ियायुन को बेल को रिंग करते हुए सुनते हैं, 1 से 2 बार बेल की आवाज आने पर वो कह रहे थे कि ये बच्चा तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि ये आगे क्या कर सकता है। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो बेल 9 बार रिंग करके और ज्यादा रिंग कर रहा था।
जियाओयुन के बेल पर हिट करने की वजह से काफी ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी और जब वो उस बेल को 10 तक रिंग कर लेता है तो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया, अब तक का हाईएस्ट नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। मिस्टर सांग जो कि अब तक होपलेस हो चुके थे वो भी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जियाओयुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे सिर्फ एक स्किल्स को यूज करने के बाद इस बेल ने इतनी बार साउंड किया, ये तो काफी सस्ते में निपट गया और वो काफी प्राउड फेस बना रहा था। पर तभी अपनी आंखों के सामने दो इमॉर्टल स्पिरिचुअल बॉडी देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। वो उन दोनों स्पिरिचुअल बॉडी को देखने के बाद कह रहा था कि क्या मेरे बेल रिंग करने पर आप दोनों अपीयर हुए? हमें पता लगता है कि इनमें से एक ज़ांग लियू हुई है इमॉर्टल एंसेस्टर और दूसरे लेजू हैं। यहाँ जैसे ही मिस्टर ज़ांग हमारे जियाओयुन को ये इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तुम हमारे इनर सेक्ट के डिसाइबल बन गए हो, तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है और वहाँ से एक बंदा आता है जो कि था होली लॉर्ड। वो तो जियाओयुन को देखते ही कह रहा था कि तुम तो कमाल के स्टूडेंट हो। जियाओयुन उससे कंफ्यूज होकर पूछता है कि आप कौन है? वो कहता है कि मैं यहाँ का होली लॉर्ड हूँ। ये सुनने के बाद तो जियाओयुन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हुए झुक कर उन्हें ग्रीट कर रहा था, पर होली लॉर्ड हमारे जियाओयुन को बताते हैं कि अब जब तुमने नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है इसका मतलब ये है कि अब हमारे केओस होली लैंड में तुम्हें सन ऑफ गॉड की पोजीशन दी गई है। सन ऑफ गॉड की पोजीशन का सुनने के बाद ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। वहीं होली लॉर्ड उसे धीरे से बताते हैं कि तुम्हें जो पोजीशन दी गई है ना वो बिल्कुल मेरी पोजीशन के बराबर की है। ये सुनकर तो जियाओयुन जो कि काफी ज्यादा झुक के रिस्पेक्ट दे रहा था वो खड़े होते हुए एक एल्डर की तरह कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। इधर होली लॉर्ड उस मैजिकल वेपन को भी वहां से गायब कर देते हैं और साथ ही बाकी बचे हुए डिसाइबल्स को भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किसी काम के नहीं है। होली लॉर्ड जियाओयुन को पकड़ के साइड में लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हें पता है यहाँ पे काफी सारे एंसेस्टर्स हैं जो कि तुम्हें अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी सारी पावर को तुम्हें इनहेरिट्स कर सके। सबसे पहले इनसे मिलो जिनके पास ब्लू स्पिरिचुअल बॉडी है, ये है सन ऑफ गॉड लेजू। लेजू खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैं हेवनली कैलेमिटी को समन कर सकता हूँ, वो भी अपनी इन्फिनाइट पावर के साथ। इसलिए अगर तुम मेरे डिसाइबल बनोगे तो ये एक्सट्रीम पावर तुम्हें पास ऑन की जाएगी। जियाओयुन को ये काफी ज्यादा कूल लगता है। तभी एल्डर ली हुई उसे टोकते हुए कह रहे थे कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम एक इमॉर्टल एंसेस्टर के डिसाइबल बन जाओगे जिसके पास इमॉर्टल बॉडी होगी। इसके साथ ही तुम डिवाइन ड्रैगन को समन करते हुए ड्रैगन फीस्ट का भी यूज कर सकते हो। वहीं एल्डर ल्यूजू के पास एक इमॉर्टल स्वॉर्ड थी जिसका नाम था बादाओ। उन दोनों एंसेस्टर की बातें सुनने के बाद तो यहाँ जियाओयुन काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि इन दोनों में से किसे चूज करना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर टियान वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं जो सन ऑफ गॉड से मिलना चाहते हैं। होली लॉर्ड फिर से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर चुके थे जिससे एम्परर टियान वहाँ अपीयर हो जाते हैं। एम्परर डिटियान को वहाँ देखने के बाद लेजू कह रहा था कि आखिर तुम अपने स्टेट को छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फालतू सी कल्टीवेशन देखने के बाद ये सन ऑफ गॉड तुम्हें चूज करेगा? एम्परर डिटियान जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि अगर सन ऑफ गॉड मेरे बताए हुए केओस सूत्र को प्रैक्टिस करेगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। उसके पास हेवंस में और अर्थ में, यहाँ तक कि दुनिया में कहीं भी जाने की पावर्स आ जाएंगी। वो हर तरीके का पोर्टल क्रिएट करते हुए यहाँ से वहाँ जा सकता है। ये बोलने के बाद वो अपना केओस फायर बॉडी दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उस एक्सट्रीम फायर स्पिरिचुअल बॉडी को देखने के बाद जियाओयुन भी बहुत इम्प्रेस नजर आता है। पर एंसेस्टर लेजू एम्परर डिटियान को टोकते हुए कह रहे थे कि आखिर एंशिएंट टाइम से अब तक तुम्हारी ये परफेक्शनिस्ट बॉडी कौन अपीयर कर पाया है? तुम्हारे अलावा तो किसी ने इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो फिर तुम सन ऑफ गॉड को कैसे ये रिकमेंड कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो जियाओयुन भी परेशान हो जाता है कि इसका मतलब ये कल्टीवेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है। डिटियान उन सभी को टोकते हुए कह रहा था कि क्या पता सेकंड पर्सन सन ऑफ गॉड बन जाए, हो सकता हो कि डेस्टिनी ने इन्हें चूज किया हो, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। होली लॉर्ड एम्परर डिटियान को टोकते हुए कह रहे थे कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए आप अपने कदम पीछे कर लीजिए, ये आपका डिसाइबल नहीं बन सकता। ये सुनकर तो एम्परर डिटियान काफी ज्यादा निराश होते हुए वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर तभी हमारा जियाओयुन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आखिर मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। वो काफी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट केओस सूत्र प्रैक्टिस करनी है।
अब जियाओयुन की ये बात सुनने के बाद मास्टर लीजू काफी ज्यादा गुस्से में हेवन की थंडर को रिलीज करते हुए कह रहे थे कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। होली लॉर्ड भी जियाओयुन से कह रहे थे कि सन ऑफ गॉड एक बार अच्छे से सोच लीजिए। एंसेस्टर ली हुई कहते हैं कि देखो से गौर से, जिसे तुमने चूज किया है वो भी अपने टाइम का होली सन रह चुका है, जिसने कि केओस बेल को 6 टाइम रिंग किया था। पर केओस सूत्र को प्रैक्टिस करने की वजह से उसके 900 साल वेस्ट हो गए। एल्डर डीटियान कह रहे थे हंसते हुए कि वैसे मेरी कल्टीवेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भूलो मत कि मैं इनविजिबल हूँ तुम्हारी तरह सेम रियाल में। एंसेस्टर लीजू कह रहे थे कि तुम्हारे इस सेम रियाल में इनविजिबल होने का क्या फायदा है। दूसरी तरफ एल्डर ली हुई कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ कल्टीवेशन स्टार्ट करके सेंट बन गए और तुम अभी भी ट्रांसडेसेंट रियाल पर ही अटके हुए हो। जियाओयुन तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें टोकते हुए कह रहा था कि माना कि एल्डर डी टियान केओस सूत्र को प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। दोनों एंसेस्टर के साथ एल्डर डी टियान भी काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियाओयुन काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि मैं केओस बेल को 9 बार बजाने वाला सन ऑफ गॉड केओस सूत्र को प्रैक्टिस करने वाला है। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए कह रही थी कि हमारे होस्ट जी, अगर आप सन ऑफ गॉड की आइडेंटिटी को छोड़ दें तो आपको 15 नए स्किल्स प्रोवाइड होंगे और वो भी आप चूज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जियाओयुन बेचारे के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो कहता है कि अभी तो इन लोगों ने मुझे टेंशन देनी शुरू की थी, इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ दूं। दूसरी तरफ एंसेस्टर ली हुई कह रहे थे कि सन ऑफ गॉड होने की वजह से अगर तुमने सूत्र को प्रैक्टिस किया तो तुम्हारे लिए एक सेंट बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर सारी की सारी केओस होली लैंड में तुम एक मजाक बनकर रह जाओगे और सब लोग तुम्हारी कल्टीवेशन पर हंसेंगे। जियाओयुन, जिसे कि काफी सारे स्किल्स चाहिए थे, वो उन सभी के सामने कूल बनते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जियाओयुन सन ऑफ गॉड की ये पोजीशन छोड़ता हूँ। ये सुनने के बाद तो सभी एल्डर्स के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने अपनी पोजीशन छोड़ दी हो। उसके इस फैसले को सुनने के बाद होली लॉर्ड कह रहे थे कि सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा इम्पल्सिव होकर फैसला मत लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जियाओयुन तो काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए कह रहा था कि होली लॉर्ड, मुझे तो बस किसी भी तरीके से केओस सूत्र सीखना है और रहा सवाल इस सन ऑफ गॉड के टाइटल का, तो ये तो मैं बाद में अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के बाद भी हासिल कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। ये सुनकर तो बेचारे होली लॉर्ड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एल्डर लीजू तो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, अपने इस फैसले के लिए तुम बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल एंसेस्टर ली हुई कह रहे थे कि मैं एक इमॉर्टल मास्टर हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला और तुम्हारे इस अच्छे शो को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगा। ये बोलने के बाद गुस्से में वो दोनों ही एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं जियाओयुन को इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर केओस सूत्र सीखने जाते हुए देखकर तो होली लॉर्ड भी वहाँ से चले जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए। जियाओयुन तो फटाफट जाकर अपने मास्टर डी टियान को ग्रीट करने लगता है। वो तो काफी ज्यादा खुश होते हुए जियाओयुन से कह रहे थे कि अब हम दोनों मिलकर इस केओस सूत्र को प्रैक्टिस करने वाले हैं और अगले 100 सालों तक तुम इस सूत्र को प्रैक्टिस करोगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब मास्टर, मैं उस केओस फायर स्पिरिचुअल बॉडी को सिर्फ 100 सालों में कल्टीवेट करके हासिल कर सकता हूँ। मास्टर तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 साल बचे हैं ना, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाऊंगा। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है जब एल्डर उसे ये बताते हैं कि उनके पास एज अ टीचर सिर्फ 1000 साल थे, जिसमें से 900 साल तो वो ऑलरेडी अपनी कल्टीवेशन में बर्बाद कर चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ 100 साल बचे हैं। ये सुनकर तो जियाओयुन के होश उड़ जाते हैं और वो सिस्टम से कह रहा था कि सिस्टम, क्या मैं अपने फैसले को वापस बदल सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन केओस होली लैंड के फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डी टियान ने केओस सूत्र हमारे जियाओयुन को सिखा दिया था और वो बैठकर उसके स्टेजेस को कल्टीवेट करने लगता है। उसकी बॉडी से निकल रहा एक्सट्रीम स्पिरिचुअल ऑरा देखने के बाद मास्टर डी टियान अपने सर्वेंट से कहते हैं, जू फेंग, मैंने जो आपको लिक्विड प्रिपेयर करने को कहा था, क्या आपने वो हर्ब वाला लिक्विड प्रिपेयर कर लिया?
क्योंकि जैसे ही ज़ियाओयुन अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करेगा उसे उस वाटर की जरूरत पड़ेगी। ओल्ड मैन ज़ूफेंग तो कहते हैं कि मास्टर भूलिए मत, आपको केओस सूत्र के फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करने में 7 दिन लगे थे। ये तो फिर भी बच्चा है जिसने अभी अभी इसके बारे में जाना है, इसे कम से कम 15-20 दिन तो लग ही सकते हैं। ये बोलते हुए वो अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि ज़ियाओयुन ने फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर इसने फायर फ्यूजन टेक्निक इतनी जल्दी कैसे सीख ली और ये फर्स्ट लेवल को इतनी जल्दी कैसे क्रॉस कर सकता है। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी हमारा ज़ियाओयुन ग्राउंड गोल्डन लोटस टेक्निक को भी परफॉर्म कर लेता है, जिससे वो अपने सेकंड लेवल को क्लियर कर लेता है। ये देखने के बाद एल्डर डी टियान काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं उनकी गिनती रुकती नहीं है, बल्कि वो 3, 4, 5, 6, 7वें लेवल तक पहुंच जाता है। उसका वो ग्राउंड गोल्डन लोटस और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके माइंड के थ्रू उसकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही थी। वो अपने 7 लेवल को अच्छी तरीके से सीख कर कल्टीवेट कंप्लीट करने के बाद स्टार पावर ट्रेनिंग पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हेवन से उसके लिए एनर्जी फ्लो हो रही थी। ये देखने के बाद मास्टर डी टियान काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि मैंने अपनी पावर को इनहेरिट करने के लिए सही बंदे को चूज किया है। ये लड़का सच में केओस सूत्र को काफी ऊपर तक लेकर जाएगा। दूसरी तरफ ओल्ड मैन ज़ूफेंग कह रहा था, मास्टर डी टियान, क्या आप भूल गए हैं कि आप इस लेवल पर पहुंचने के लिए 20 साल लगा चुके थे। ये सुनकर तो मास्टर थोड़ी से एम्बेरस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम एनर्जी फ्लो हमारे होली लॉर्ड भी देख रहे थे। वो ज़ियाओयुन की इतनी तेजी से कल्टीवेशन को देखने के बाद निराश होकर ये सोचने लगते हैं कि शायद डी टियान ने इस लड़के को ही अपना सब कुछ मान लिया और वो अपनी सारी पावर उसमें ट्रांसफर करते जा रहा है। इस बार उसने काफी बड़ा रिस्क लिया है। उसने अपनी 900 साल की कल्टीवेशन को कुर्बान कर दिया। लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने का कोई प्लान नहीं बना रहा। इस लड़के को अपनी पावर ट्रांसफर करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आखिर वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? अगर ज़ियाओयुन उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर तो उसकी कल्टीवेशन हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर डी टियान काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये लड़का अपने आप ही अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते जा रहा है। अगर ये इतनी ही तेजी से अकेले अकेले ब्रेक थ्रू करता रहा फिर तो मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो सच में काफी कमाल का डिसाइपल मिला है। मास्टर की बात सुनने के बाद ये ओल्ड मैन ज़ूफेंग कह रहा था कि मास्टर डी टियान, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि ये टब भर के लिक्विड बेकार हो गए। ये सुनकर तो मास्टर भी परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे ही हमारा ज़ियाओयुन फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करेगा वो इसे इस टब में डाल देंगे, जिससे उसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ मिले और वो अपने सेकंड लेवल को भी क्लियर कर ले। पर यहाँ तो ज़ियाओयुन उनको चौंकाते हुए 7th लेवल को क्लियर कर चुका था। तो मास्टर दिमाग लगाते हुए ज़ूफेंग से अपनी एक और डिसाइपल को बुला लेते हैं। ज़ूफेंग तो कह रहे थे कि इस लिक्विड का अच्छे से यूज करना, क्या पता दोबारा ये एडवांटेज तुम्हें मिले या ना मिले। वो लड़की तो उस हर्ब लिक्विड से बाहर आते हुए कह रही थी कि मास्टर ने तो मुझे ये फाउंडेशन बिल्डिंग लिक्विड दिया जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसका यूज करने से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। इसका मतलब मैं अपने नेक्स्ट लेवल को जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लूंगी। मास्टर ने मुझे ये लिक्विड पक्का इसीलिए दिया होगा क्योंकि मैं लिन xiaoya यहाँ की एक्सट्रीमली टैलेंटेड डिसाइपल हूँ। ज़ूफेंग उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए बता रहे थे कि तुम्हें ये लिक्विड इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे सीनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ही जल्दी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें ज़ियाओयुन को दिखाया जाता है कल्टीवेशन करते हुए उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। वो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी एनर्जी का फोर्स इतना ज्यादा था कि यहाँ पर ये लड़की वापस उस लिक्विड में गिर जाती है। ज़ियाओयुन की एनर्जी फ्लो को देखने के बाद मास्टर बता रहे थे कि ये तो फ्लैश गोल्डन लाइट है। इसका मतलब ये है कि ये लड़का बॉडी रिफाइनिंग की अल्टीमेट रियाल पर पहुंच गया है। एक ही दिन में इस लड़के ने 9th लेवल कंप्लीट कर लिए। वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो रहे थे और यहाँ ज़ियाओया को दिखाया जाता है। वो तो कहती है कि सीनियर ब्रदर तो सच में अमेजिंग है। दूसरी तरफ 9 लेवल को कंप्लीट करने के बाद हमारे ज़ियाओयुन को एक और स्किल्स मिली थी और वो ये था कि वो कभी भी अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। मास्टर काफी ज्यादा खुश थे। वो उसके पास आते हुए कह रहे थे कि एक ही दिन में 9 फ्लोर को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने ये इम्पॉसिबल काम भी करके दिखा दिया। पर स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा रिकवर होने की जरूरत है, इसलिए अब और ज्यादा जल्दबाजी मत करना।
ओल्ड मैन जू फेंग भी कहते हैं कि हाँ मास्टर सही कह रहे हैं, और अगर तुम इतनी ही जल्दी कल्टीवेशन करते रहे तो मास्टर के फेस पर ही उनको आगे छोड़कर निकल जाओगे। मास्टर तो ये बात सुनने के बाद उन्हें डांट देते हैं। मास्टर दीदियान ज़ाओयान से कह रहे थे कि अब नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हें अपनी फिजिकल पोटेंशियल को ग्रो करना होगा, अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश करना होगा, जिसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है कि तुम फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फाइटिंग सीखो। ज़ाओयान ये सुनकर कंफ्यूज था कि उसे कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी होगी। मास्टर डीटियान बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर जो कि कल तुम्हारे सामने आए थे, वो भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर चुके थे, जिसके बाद उन्हें 1 मिलियन साल पुरानी कॉम्बैट स्ट्रेंथ मिली थी, और इसके तुरंत ही बाद वो 9 फॉरबिडन रियल में एंटर हो गए थे। ये सुनकर ज़ाओयान भी जोश से भरते हुए कह रहा था कि मास्टर अब मैं भी 9 फॉरबिडन रियल में एंटर होना चाहता हूँ। मास्टर कहते हैं कि ठीक है जाओ, इसके लिए कॉम्बैट स्किल्स की प्रैक्टिस करो। ज़ाओयान ये सुनकर मास्टर से कह रहा था कि मास्टर आप मुझे सिखाएंगे ना। मास्टर तो काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कह रहे थे कि मुझे तो फाइटिंग स्किल्स आती ही नहीं है। ये सुनकर तो ज़ाओयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्टर कहते हैं कि इसके लिए हमें स्टार पवेलियन जाना होगा। स्टार पवेलियन का नाम सुन के वो भी सीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार पवेलियन में दिखाते हैं कुछ डिसाइबल अपने पावर को टेस्ट कर रहे थे। वहाँ के पावर प्रेडिक्ट पोल को हिट करने के बाद वो सभी अपनी अपनी पावर चेक कर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। उन्हीं के बीच में से निकलकर आती है ज़ाओया, जो एक जबरदस्त हिट देने के बाद सभी को ये दिखा देती है कि वो 50,000 वेट तक उठा सकती है। बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक छोटी सी लड़की ने इतना जबरदस्त हिट किया। वो समझ जाते हैं कि ज़ाओया असल में बॉडी रिफाइनिंग रियल पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ ज़ाओया उनके सामने शो ऑफ करते हुए कह रही थी कि मैंने उस एंशिएंट बेल को 3 बार रिंग किया था, तो तुम 3 बेल रिंग जीनियस के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर स्टार पवेलियन के एक और स्टूडेंट की एंट्री होती है, जिसका नाम चू जिंगशाओ था। चू जिंग ज़ाओया की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि छोटी लड़की अपनी पावर का शो ऑफ तब तक नहीं करते जब तक कि तुमसे पावरफुल और कोई वहाँ नहीं आ जाता। ये बोलने के बाद वो अपनी फायर एनर्जी रिलीज करते हुए उस पोल पर एक जबरदस्त हिट देता है। इस जबरदस्त हिट के बाद वो पोल शो करने लगता है 70,000 पॉइंट्स को, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। बच्चे उसकी पावर देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि ये बंदा तो सच में जीनियस है, इसने एंशिएंट बेल को 5 टाइम्स रिंग किया था। चू जिंगशाओ भी आराम से उन सभी के कॉम्प्लीमेंट्स को ले रहा था। ये देखकर ज़ाओया चिढ़ते हुए कहती है कि 5 रिंग बेल करने के बाद इतना ज्यादा कमेंट दिखा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे सीनियर ब्रदर ने कितनी बार बेल को रिंग किया था। अब तक का सबसे हाईएस्ट बेल रिंग उन्होंने 10 टाइम्स किया है। एंशिएंट बेल को 10 बार बजाने वाली बात सुनकर ये डिसाइपल कह रहे थे कि कहीं ये ज़ाओयुन के बारे में तो बात नहीं कर रही है ना। क्या इसका कहने का मतलब है कि इसके सीनियर ब्रदर सन ऑफ गॉड है? एक डिसाइपल तो दूसरे वाले डिसाइपल को चुप कराते हुए कह रहा था कि अब वो सन ऑफ गॉड नहीं है, उसे एक्सपेल कर दिया गया है उसकी पोजीशन से। ज़ाओया चिढ़ते हुए उन्हें डांट कर कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, उन्हें एक्सपेल नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से उस पोजीशन को त्याग दिया था। चू जिंगशाओ कहता है कि कोई कैसे सन ऑफ गॉड की पोजीशन को ठुकरा सकता है जो कि इतनी मुश्किल से हासिल की गई हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा वो सीनियर ब्रदर एक नंबर का चीटर था। जैसे ही उसकी चीटिंग पकड़ी गई, एल्डर्स ने उसे उसकी पोजीशन से एक्सपेल कर दिया होगा। इसी वजह से वो अब सन ऑफ गॉड की आइडेंटिटी का यूज नहीं करने वाला। उनकी बातों के बीच में वहाँ पर ज़ाओयुन अपीयर हो गया था। उसे देखकर ज़ाओया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओयुन तो काफी ज्यादा फोकस्ड होकर कुछ सोच रहा था। उसके कानों में चू जिंगशाओ की आवाज नहीं आती, जो उससे कह रहा था कि अब जब ये यहाँ खुद ही आ गया है तो ये हमें प्रूव करके दिखा देगा। यहाँ ज़ाओयुन सोच रहा था कि कुछ भी करके मुझे और भी ज्यादा एलाइनमेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। तभी सिस्टम उसके सामने अपीयर होते हुए कह रही थी कि तुम एक मिशन को रिसीव कर सकते हो जिसमें तुम्हें आसपास के लोगों को काफी ज्यादा शॉक कराना है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम 3 नए स्किल्स का यूज कर सकते हो। इन स्किल्स की वजह से तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम्हारे पास पावर की कोई कमी नहीं है। ज़ाओयुन तो काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा था कि लगता है कि अब मेरा लो प्रोफाइल रहने का सपना सपना ही रह जाएगा, मैं बहुत ज्यादा फेमस होने वाला हूँ यहाँ पर। ज़ाओया भी कहती है कि सीनियर ब्रदर दिखा दो इन सभी को कि आपके पास कितनी ज्यादा पावर है, ये आपको बहुत नीची नजरों से देख रहे हैं। चू जिंगशाओ भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वहीं ज़ाओयुन अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त पंच उस पोल पर दे मारता है।
सारे स्टूडेंट उसका ये पंच देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे, लेकिन फिर जियाओ युन उनके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई हो। बच्चे कंफ्यूज होते हुए ये सोचने लगते हैं कि ये पक्का एक चीटर था, इसके पास सच में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वैसे ये देखने के बाद सब लोग शॉक रह गए थे, इसलिए सिस्टम बताती है कि तुमने सभी को शॉक कर दिया। रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें 3 एनलाइटमेंट के न्यू सोर्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि मैं तो सच में काफी बड़ा जीनियस हूँ, मेरी एक्टिंग स्किल्स भी लाजवाब है। चूजिंग तो यही आस लेकर बैठा हुआ था कि वो कैसे जियाओ युन की इंसल्ट करेगा और उसे मौका मिल जाता है इससे पहले कि वो अपनी इंसल्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता। पावर पोल में से तेज एनर्जी आसमान की तरफ रिलीज होने लगी थी। बच्चे उस एनर्जी को पहचान जाते हैं जो कि द फ्लैश गोल्डन लाइट। इस गोल्डन लाइट को देखने के बाद सभी बच्चों को पता लग जाता है कि असल में जियाओ युन बॉडी रिफाइन के अल्टीमेट रियल्म तक पहुंच गया है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। ये पता लगते ही वो जो उसे चीटर कह रहे थे वो समझ जाते हैं कि ये तो सच में एक असली जीनियस है जिसने केओस बेल को 9 टाइम्स रिंग किया था। स्टूडेंट्स के एक बार फिर से शॉक हो जाने पर सिस्टम जियाओ युन को और सारे एनलाइटमेंट्स पॉइंट देती है। इन पॉइंट्स को हासिल करने के बाद वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि केओस चित्रों का प्रैक्टिस करने में मैं अभी भी काफी पीछे हूँ और इसके लिए अब उसे पॉइंट्स हासिल करने होंगे, चाहे अब उसे शो ऑफ करना पड़े या ना करना पड़े, वो आगे से कोई टास्क नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद जियाओया को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट को शौक देखकर उनके सामने हमारे जियाओ युन की और ज्यादा तारीफ करने लगती है कि खबरदार अगर आज के बाद मेरे सीनियर ब्रदर की इंसल्ट की तो और उन्हें नीचा समझने की कोशिश की तो। डिसाइपल्स को शौक होता देखकर जियाओया कहती है कि जीनियसेस ऐसे ही होते हैं। अब पता चला। उसकी बातों से परेशान होने के बाद चू जिंगशाओ उसे धक्का देकर नीचे गिराने वाला था, पर जियाओ युन उसे पकड़ते हुए कहता है कि ब्रदर चू आखिर आप क्या कर रहे हैं। वो तो कहता है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर को थोड़ी सी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है, तो वही सिखा रहा हूँ। जियाओ युन का कहना था कि ये मेरी जूनियर सिस्टर है ना, तो मैं इसे सिखा दूंगा, आप इस मैटर से जरा दूर ही रहिए। ये सुनकर चू जिंगशाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हें एक मुफ्त की सलाह दूं, अपने केओस सूत्र को कंप्लीट करने के लिए किसी और मेथड का यूज कर लो, क्योंकि कॉम्बैट स्किल्स तुम्हें यहाँ तो अच्छी मिलने नहीं वाली, क्योंकि शायद तुम्हें यहाँ के एल्डर के बारे में नहीं पता। ये बोलते हुए वो तो वहाँ से निकल जाता है, साथ ही ये दोनों परेशान होने लगते हैं कि आखिर उसकी बातों का मतलब क्या था। चू जिंगशाओ के जाने के बाद अरीना का डोर ओपन हो गया था, तो वो लोग भी एंटर हो जाते हैं, जहाँ का व्यू जियाओया को काफी पसंद आता है। अंदर जाने के बाद जियाओया काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रही थी कि पता नहीं सीनियर ब्रदर, मुझे तो यहाँ की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कौन सा कॉम्बैट स्किल्स चूज करना चाहिए। तभी अचानक से एक डिसाइबल उसे टोकते हुए कह रहा था कि लगता है कि तुम यहाँ पहली बार आई हो, पर मैं तो यहाँ काफी बार आ चुका हूँ और मेरे पास एक कॉम्बैट स्किल्स भी है। जियाओ युन तो उसे टोकते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल्स नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो बंदा तो वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। ये देखने के बाद जियाओया पूछ रही थी कि सीनियर ब्रदर आपको कैसे पता लगा। जियाओ युन का कहना था कि मैं यहाँ के रूल्स को अच्छे से पढ़कर आया हूँ, यहाँ पर कॉम्बैट स्किल्स एल्डर प्रोवाइड करते हैं। तभी एल्डर्स के जरिए अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हो जाओ, कॉम्बैट स्किल्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। एल्डर्स स्टूडेंट से कहते हैं कि सभी लोग अपने आँख, नाक, कान, मुंह सब खोल कर ध्यान से खड़े रहना। जो भी कॉम्बैट स्किल्स तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो उसे कैच कर लेना, क्योंकि आगे से वही तुम्हारी स्किल्स होने वाले हैं। एल्डर डी टियान भी वही मौजूद थे, जिनसे बाकी एल्डर कहते हैं कि जियाओ युन की पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है। उसके टैलेंट को देखकर लगता है कि उसे सुपर कॉम्बैट स्किल्स मिलने वाली है इस बार। एल्डर डी टियान कहते हैं कि स्टार पवेलियन के एल्डर जरूर जियाओ युन को उसके टैलेंट के हिसाब से कोई स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारे एल्डर कहते हैं कि हमें तो आपसे जेलसी हो रही है कि आपने सच में काफी टैलेंटेड डिसाइबल्स को चूज किया है। तभी पीछे से एंट्री होती है एल्डर टियानी की, जो कि स्टार पवेलियन के एल्डर हैं। वो आते हुए कह रहे थे कि किसी अच्छे टैलेंट को चूज करने का क्या फायदा जबकि वो केओस सूत्र सीख रहा हो। एल्डर टियानी को यहाँ देखने के बाद बाकी दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि इस एल्डर ने हाफ स्टेप हेवन रियल्म को क्लियर कर लिया था। उन्हें इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके अपने रियल्म में आगे बढ़ता देखकर वो लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये दोनों एल्डर टियानी की तारीफ करने लग रहे थे कि आप तो सच में यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। एल्डर टियानी काफी गुरूर के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहे थे कि कल्टीवेटर्स का फाउंडेशन ही उनका रियल्म है। अब हर कोई एल्डर डी टियान की तरह थोड़ी ना हो सकता है, जिसके पास अमेजिंग लेवल का कॉम्बैट स्किल्स हो लेकिन फिर भी वो हेवन में पांव तक न रख सके।
जब 100 सालों बाद सभी एल्डर्स यहाँ से हेवन की तरफ रवाना हो रहे होंगे, तब भी एल्डर दी टियान यहाँ की रखवाली कर रहे होंगे। एल्डर दी टियान उन सभी बातों को इग्नोर कर रहे थे और बाकी सारे एल्डर्स तो टियानी के साथ हंसने लगते हैं। उन सभी की यह हालत देखने के बाद एल्डर दी टियान कह रहे थे कि अगर आप लोगों की बातें हो गई हो तो जल्दी से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं। एल्डर टियान ये सबसे पहले जियाओ याकोस का कॉम्बैट स्किल्स देते हैं, जिसे ग्रैब करने के बाद उसे पता लगता है कि उसे 1000 शैडो वाइप मिला है। वो तो इस कॉम्बैट स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ये एक्चुअल में एक फर्स्ट क्लास का कॉम्बैट स्किल्स था। उसे फर्स्ट क्लास के कॉम्बैट स्किल्स को लेकर इतना खुश होता देखकर इस बंदे को फिर से मिर्ची लगने लगती है। जियाओ या भी अब तक उसकी बातों से काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर चू जियान शाओ का था। जैसे ही उसके स्किल्स को उसकी तरफ थ्रो किया जाता है, वो काफी हाई जंप लगाकर उसे कैच कर चुका था। इसके बाद जब वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को चेक करता है तो पता लगता है कि उसे 9 टर्न्स हेवन फीस्ट मिला है। वो तो एल्डर को इस स्किल्स के लिए थैंक्स बोल रहा था और बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में इसे सुपर कॉम्बैट स्किल्स मिला है। ये तो सच में एक जीनियस है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने कॉम्बैट स्किल्स का शो ऑफ जियाओया के आगे कर रहा था। उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद वो तो और ज्यादा चिढ़ जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि एल्डर टियानी का डिसाइबल है चू जियांग शाओ। बाकी सारे एल्डर्स तो उसे कहते हैं कि सच में आप काफी ज्यादा फेमस टीचर हैं, इसलिए आपने डिसाइबल भी बहुत अच्छा चूज किया है। आपके चुने हुए डिसाइबल ने तो सच में 5 बेल को रिंग किया था और अब वो इतना टैलेंटेड निकला कि उसने सुपर कॉम्बैट स्किल्स को अचीव कर लिया। लगता है ये लड़का कल्टीवेशन की दुनिया में काफी आगे तक जाएगा। एल्डर टियान ये सुनने के बाद कहते हैं कि आखिर डिसाइबल किसका है, उसे मेरे ही नक्शे कदम पर तो चलना होगा, मेरे बाद वो भी हेवन में कदम रखेगा और यहाँ का सबसे पावरफुल सेंट बनेगा जो अब तक के हाईएस्ट रियान पर पहुँचा हो। एल्डर डी टियान शांति से उसकी बातें सुन रहा था। बाकी दोनों एल्डर टियानी से कहते हैं, एल्डर टियानी माना कि आपके डिसाइबल ने 5 बेल रिंग्स किए थे और उसे सुपर कॉम्बैट स्किल्स मिला है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर एक और डिसाइबल है जिसने 9 बार बेल को रिंग किया था। आखिर आप उसे कौन सी स्किल्स देने वाले हैं? ये सुनने के बाद तो वो एल्डर काफी गुस्से में उन्हें घूरने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए भर भर के कमेंट करना।